कभी कभी इंसान अपनी गलती से नहीं बल्कि उस गलती को छुपाने की कोशिश में बर्बाद होता है। और जब गलती किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी परछाई, किसी शाप, किसी मृत आत्मा से जुड़ी हो, तो इंसान चाहे जितना भाग ले, किस्मत उसे वापस उसी जगह खींच लाती है जहां से सब शुरू हुआ था। यह कहानी है एक ऐसी भूल की जिसे करने वाला आज भी पछता रहा है, और शायद आप भी इसे सुनने के बाद रात को सोने से पहले 2 बार सोचेंगे। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप घोस्ट डायरी पर पहली बार आए हैं तो याद रखिए, यहाँ कहानियाँ नहीं, यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। तो लाइक करें, कमेंट में मैं सुन रहा हूँ लिखें, और घोस्ट डायरी को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली रात शायद कहानी आपका नाम लेकर शुरू हो। चलिए अब कहानी की तरफ चलते हैं। रात के लगभग 1:47 हो रहे थे। घना जंगल, चारों तरफ धुंध, और उस धुंध के बीच एक आदमी 2 भारी भरकम बैग पकड़े हुए थोड़ा झुक कर चलता जा रहा था। उस आदमी का नाम था आरव शुक्ला। पेशे से एक साधारण अकाउंटेंट था, लेकिन जिंदगी उसके लिए कभी साधारण नहीं रही, क्योंकि आज वह जिस रास्ते पर चल रहा था वह रास्ता सिर्फ जंगल में नहीं जाता था, बल्कि उसकी सबसे खौफनाक गलती के बीचों बीच जाता था। आरव की सांसें तेज चल रही थी, जैसे वह किसी से भाग कर आया हो। हर 2 सेकंड में पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहता था। अचानक एक जगह रुक कर उसने बैग जमीन पर रखे और हांफते हुए बोला, वो यहाँ तक नहीं आ सकती। मैंने सब खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। पर वह गलत था। उसके पीछे की काली परछाई अभी भी उसके साथ थी, और आज उसे पूरा हिसाब चाहिए था। 3 महीने पहले की बात है। आरव अपनी पत्नी माया और अपनी 5 साल की बेटी आरुषि के साथ लखनऊ से करीब 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे भैरमपुर में शिफ्ट हुआ था। नौकरी बदलने और नया माहौल पाने की वजह से यह कस्बा शांत था, लेकिन रातें नहीं। यहाँ एक जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था रात होते ही वहां से औरत के रोने की आवाज आती है। लोग दावा करते थे कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसे सब वाह कहकर बुलाते थे। नाम लेने की भी मनाही थी। आरव इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था यह सब गांव वालों का वहम है, लेकिन उसे नहीं पता था सच्चाई वहम से भी ज्यादा खतरनाक होती है। एक रात ऑफिस से देर हो गई, फोन की बैटरी भी खत्म, सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा, और घर पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता कौशिकवन जंगल से होकर जाता था। गांव वाले हमेशा कहते थे रात के बाद उस रास्ते से मत गुजरना, लेकिन आरव ने सोचा भूत प्रेत कुछ नहीं होते, बस डराने के लिए कहानियां फैलाई गई हैं। और वह जंगल में घुस गया। धुंध इतनी घनी थी कि 4 फीट भी साफ नहीं दिख रहा था। पेड़ों की शाखाएं अजीब सी आवाज कर रही थी,
जैसे मानो फुसफुसा रही हो। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बेहद बदबूदार दुर्गंध आई, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और खून की गंध। अचानक उसे लगा किसी ने उसका नाम धीरे से पुकारा हो। आरव वह रुक गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। वह खुद को समझाता रहा, नहीं, हवा की आवाज होगी। लेकिन यह उसकी पहली गलती थी, और गलती कभी अकेली नहीं आती, अपने साथ कुछ और भी लाती है। जंगल के बिल्कुल बीच में उसे जमीन पर एक काला कपड़ा दिखा। उस कपड़े के अंदर कुछ गोल सा रखा हुआ था। किसी बच्चे की तरह उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, क्या है ये? वह नीचे बैठा, कपड़ा उठाया, और अगली ही पल उसका दिल जम गया। अंदर एक लकड़ी का सिर था, सूखा हुआ, आंखें खुली हुई, जैसे मौत के बाद भी किसी को तलाश रही हो। आरव की चीख गले में ही अटक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों को जकड़ लिया हो। उसकी धड़कन इतनी तेज थी जैसे दिल अभी भी छाती से बाहर कूद पड़ेगा। पर उसने सबसे बड़ी मूर्खता कर दी। वह सिर वहीं नहीं छोड़ सका। किसी अजीब खिंचाव में आकर उसने वह सिर और बाकी सामान बैग में भर लिया। यही उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक गलती थी। उसने किसी आत्मा का नहीं, बल्कि एक शराब का सामान छुआ था, जो अब उसे कभी छोड़ने वाला नहीं था। आरव भागता हुआ घर पहुंचा, दरवाजा धड़ाम से बंद किया, बैग को एक कमरे में फेंक दिया और बाथरूम में जाकर बार बार चेहरा धोता रहा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो चीजें उसके साथ ही नहीं आई, बल्कि वह भी उसके साथ आ चुकी है। माया ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? इतने घबराए क्यों हो? पर आरव कुछ नहीं बोला। उस रात लगभग 2:35 पर आरव की बेटी आरुषि चीखते हुए उठ गई। मम्मा, पापा, वो औरत मेरे कमरे में खड़ी है, वो मुझे बुला रही है। माया भाग कर गई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ खिड़की के पास हवा में उड़ता लंबा काला दुपट्टा। आरव ने जब आरुषि को गोद में उठाया, उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें फैल चुकी थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिससे कोई बच्चा तो दूर, कोई बड़ा भी देखकर सन्न रह जाए। आरव ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, कुछ नहीं है बेटा, बस सपना था। लेकिन आरुषि चिल्लाई, नहीं पापा। वो खिड़की पे खड़ी थी, उसके बाल बहुत लंबे थे, चेहरा नहीं दिख रहा था, और उसने कहा, तेरे पापा ने मेरा ले लिया है। आरव के हाथ सन्न पड़ गए। माया के चेहरे पर डर की रेखाएं साफ दिख रही थी। क्या ले लिया है? माया ने कांपती आवाज में पूछा। आरव के दिमाग में तुरंत बैग की याद ताजा हो गई। वही बैग जिसमें उसने सिर और बाकी सामान भरा था। वह पसीने से नहा गया। आरव चाहता तो तब बता सकता था, लेकिन इंसान की आदत है, सबसे खतरनाक चीज वही छुपाई जाती है जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है। उसने माया से कहा, कुछ नहीं, ये बस उसकी कल्पना है। लेकिन रात बीत गई, नींद नहीं आई। जब सुबह हुई, माया किचन में थी, आरुषि ड्राइंग रूम में खेल रही थी, और आरव धीरे से उस कमरे में गया जहां उसने बैग रखा था।
कमरा खोलते ही एक अजीब सी बदबू ने उसका स्वागत किया। सड़ी हुई मिट्टी, गीली लकड़ी और लोहे जैसी खून की गंध। आरव ने कांपते हाथों से बैग खोला, लेकिन इस बार अंदर सिर नहीं था, सिर्फ काले कपड़े पर खून जैसे लाल निशान थे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कहाँ गया? पर जवाब नहीं था। जवाब तो सिर्फ वही दे सकती थी जो रात आरुषि को दिखाई दी थी। उसी दोपहर आरव कस्बे के पुराने मंदिर में पहुंचा। वहां पंडित त्रिलोचन पांडे काफी जाने माने थे। आरव ने उनसे पूछा, कौशिकवन जंगल में कोई औरत की आत्मा है क्या? पंडित ने एकदम उसका चेहरा गौर से देखा। उनकी आंखें गहरी हो गईं। तुमने क्या उठा लिया है? आरव चौंका। क्या का क्या मतलब? कुछ नहीं। पंडित बोले, उस जंगल में एक औरत की मौत बड़े क्रूर तरीके से हुई थी। उसका गला काट कर उसका सिर अलग फेंक दिया गया था। उसका नाम है भैरवी। भैरवी? नाम सुनते ही आरव के अंदर बिजली सी दौड़ गई। पंडित ने आगे कहा, अगर तुमने उसके शरीर का कोई हिस्सा या उसकी कोई और भी चीज को छुआ है तो अब वह तुम्हारे साथ है, और अब तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार किसी का भी सुरक्षित नहीं है। आरव की सांसें अटक गई। पंडित जी, मुझे क्या करना चाहिए? पंडित ने नरम लेकिन भयभीत स्वर में कहा, जिस दिन वह तुम्हें अपना समझ लेगी उस रात तुम बच नहीं पाओगे। आरव हड़बड़ा गया, लेकिन मैं कैसे बचूं? क्या करूं? पंडित ने जवाब दिया, बहुत देर हो चुकी है। भैरवी किसी को छोड़ती नहीं। तुम्हें उसका सिर वापस जंगल में उसी जगह रखना होगा जहां से उठाया था। आरव ने कांपते हुए कहा, लेकिन वो सिर तो बैग में था, अब गायब है। पंडित ने आखिरी बात कही, अगर सिर खुद गायब हो गया है तो वह तुम्हारे पास लौटने का रास्ता खुद चुन चुकी है। आरव घर लौटा। गली सुनसान थी, जैसे हवा भी रुक गई हो। घर के बाहर आते ही उसे खिड़की में एक काला सा साया दिखा। किसी औरत की आकृति, लंबे बाल धीरे धीरे खिड़की से हटती हुई। आरव का दिल कांप गया। ये माया नहीं हो सकती। वह तेजी से घर में घुसा। माया, माया, माया रसोई से निकली। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? आरव सन्न रह गया। खिड़की पर जिस दाई को देखा था वह माया नहीं थी तो और कौन था? आरव ने कुछ नहीं बताया। रात के 1:30 हो रहे थे। माया और आरुषि सो चुकी थी। आरव जाग रहा था। पसीना, बेचैनी, डर। तभी अचानक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद से खुलने लगा। जगह जगह से आवाजें आने लगी। अंधेरे में एक काली परछाई धीमे धीमे अंदर घुसी। बाल जमीन तक, चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। आरव का गला सूख गया। वह बोल भी नहीं पा रहा था। परछाई कमरे के बीचों बीच रुक गई। फिर बहुत धीमी आवाज में बिल्कुल कान के पास, मेरा सिर लौटा दो। आरव चीख भी नहीं पाया। माया जाग गई। क्या हुआ? लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑन की, परछाई गायब। माया ने आरव का कांपता शरीर देखा। आरव, ये सब क्या है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आरव की आंखों में आंसू थे। माया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। माया आरव के सामने खड़ी थी।
उसके चेहरे पर डर से ज्यादा एक सवाल था। आरव, आखिर तुमने ऐसा क्या किया? आरव ने कांपती आवाज में कहा, उस रात ऑफिस से लौटते समय मैं शॉर्टकट लेकर कौशिक वन जंगल से होकर आया था। माया ने चेहरे पर हाथ रख लिया। तुम जानते हो वहां जाने की मनाही है? आरव की आंखें भर आई। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि ये सब गांव वालों की कहानियां हैं, बस एक डराने वाली बात। लेकिन मैं गलत था, माया बहुत गलत। माया धीरे धीरे पास बैठ गई। क्या हुआ वहां? आरव ने पूरा किस्सा सुनाया। काला कपड़ा, अंदर छुपा लड़की का सिर, वह अजीब खिंचाव, बैग में भरना और फिर उसका गायब होना। माया ने यह सब सुनकर मुंह पर हाथ रख लिया। उसके होठ कांप रहे थे। हमें हमें उस घर में नहीं रहना चाहिए, हमें अभी भाग जाना चाहिए। लेकिन आरव जानता था, भागना अब विकल्प नहीं था। वह जहां भी जाता, भैरवी उसके साथ जाती। अगले ही दिन करीब सुबह के 5 बजे मोहल्ले में शोर मच गया। पड़ोस का बूढ़ा आदमी राम सहाय घर से बाहर मरा पड़ा मिला। चेहरा बुरी तरह फटा हुआ, आंखें डर से बाहर निकली हुई और उसके हाथों में मिट्टी भरी हुई थी, जैसे वह जमीन में दबने से पहले काफी कोशिश कर रहा हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, दिल का दौरा। पर जिसने भी लाश देखी जानता था कि यह दिल का मामला नहीं, कुछ और था। और आरव जानता था, भैरवी ने घर का रास्ता पूछने के लिए पहला आदमी चुन लिया था। अब उसकी नजर सीधे आरव की तरफ थी। उस शाम आरुषि बहुत चुप थी। वह अपने कमरे में बैठी सीधे एक कोने को घूर रही थी। आरव ने पूछा, बेटा इधर आओ, क्या कर रहे हो? आरुषि ने बिना पलक झपकाए कहा। वो आंटी फिर आई थी। क्या बोली? आरुषि वो कह रही थी, मुझे तेरे पापा की गलती ठीक करनी है, फिर तुम तीनों को छोड़ दूंगी। माया ने तुरंत आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव, अब बहुत हो गया, हमें कुछ करना ही होगा। आरव ने कहा, अगर हम यहाँ से भागेंगे तो वह हमारे साथ जाएगी। पंडित ने कहा है कि मुझे उस गलती को वापस वहीं ले जाकर रखना होगा जहां से उठाया था। माया डरते हुए बोली, लेकिन सिर तो गायब है, कैसे? आरव ने उंगली अपने दिल पर रखी। नहीं, गायब नहीं हुआ, वह यही है, कहीं घर में। और तभी पलंग के नीचे से एक आवाज आने लगी। आरुषि डर कर चीख पड़ी। माया ने उसे गोद में उठा लिया। आरव धीरे धीरे पलंग की तरफ बढ़ा। उसके हर कदम के साथ आवाज और तेज होती गई। वह घुटनों के बल बैठा, धीरे धीरे पलंग का किनारा उठाया और नीचे अंधेरे में 2 चमकीली आंखें उसे घूर रही थीं। पर वह इंसान नहीं थे, वह सिर था, वही सिर। हालांकि अब आंखें और लाल थी और होंठ हल्की हल्की हिल रहे थे। मेरा शरीर लौटा दो, आरव चीख पड़ा। माया, लाइट बंद करो अभी। माया ने तुरंत लाइट बंद की और फिर गायब। अब आरव की आंखों से आंसू गिर रहे थे। माया, अब ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी अगर मैंने सब पूरा वापस न किया। अगले दिन आरव दोबारा पंडित त्रिलोचन के पास दौड़ा। पंडित ने जैसे पहले से अंदाजा लगा लिया था, वह अब तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुकी है। अब समय बहुत कम बचा है। आरव रोते हुए, पंडित जी,
कोई उपाय बताइए, मेरी बेटी, मेरी पत्नी बहुत खतरे में है। पंडित ने गहरी सांस ली। भैरवी को जलाया गया था, लेकिन उसका शरीर पूरा नहीं जल पाया। उसके शरीर का एक हिस्सा और कुछ निजी चीजें जंगल की एक पुरानी कोठरी में दफन है। आरव ने पूछा, उसका सिर? पंडित बोले, हाँ, और कुछ और। उन्हें वापस उसी जगह रखना होगा जहां से तुमने उठाया था, और एक अग्नि कर्म करना होगा, तभी उसकी आत्मा मुक्त होगी। आरव ने कहा, लेकिन सिर अब अकेला घूम रहा है, वह मुझे खुद देगी। पंडित ने कड़वा सच कहा, हाँ, लेकिन मरने से 1 सेकंड पहले, क्योंकि वह चाहती थी कि जिसने उसकी मौत में दखल दिया पहले वही मरे। आरव कांप गया, तो मैं बच नहीं पाऊंगा। पंडित ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अपने परिवार को बचाना है तो किसी कीमत पर जंगल जाना होगा। आरव ने सिर झुका लिया। वह मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार था। उस रात 12:45 पर आरव ने माया और आरुषि को एक रिश्तेदार के घर भेज दिया। खुद एक टॉर्च, माचिस और एक खाली बैग लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल तक पहुंचते ही उसने देखा, रास्ता आज ज्यादा धुंधला था, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। चांद आधा काला हो चुका था। हवा की तीखी आवाज कानों को काट रही थी। आरव ने गहरी सांस ली। भैरवी, मैं आया हूं सब कुछ लौटाने। जंगल के अंदर कदम रखा और चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहट शुरू हुई। आ गया, हमें देखने वाला, हमें छूने वाला। आरव डर गया, लेकिन चलता रहा। उसके पैर जैसे खुद जंगल में और अंदर खींचते जा रहे थे। 5 मिनट के बाद उसे वही जगह दिखी जहां उसने सिर पाया था, लेकिन इस बार जमीन खुद हिल रही थी, जैसे किसी ने नीचे से खुरच खुरच कर गड्ढा बनाने की कोशिश की हो। और तभी सामने की झाड़ियों से एक फीकी नीली रोशनी उभरी। धीरे धीरे एक साया बाहर निकला। उसकी लंबी गर्दन, चेहरा ढका हुआ, और उसके हाथ में वही सिर जो अब मुस्कुरा रहा था। एक भयावह ठंडी मुस्कान। आरव का खून जम गया। साया धीरे से उसके सामने आकर बोला, अब तू आ गया। आरव कांपते हुए बोला, मैं सब वापस रखने आया हूं, तुम्हें मुक्त करने आया हूं भैरवी। साया रुक गया। हवा स्थिर हो गई। जंगल बिल्कुल शांत हो गया। भैरवी ने धीरे धीरे सिर को आरव के पैरों पर गिरा दिया। उसने कहा, सब खत्म होगा आज रात। और साया अचानक खून की गंध छोड़ते हुए धुंध में गायब हो गया। आरव ने कांपते हाथों से सिर उठाया और बैग में रखा। अब उसे उस जंगल की वह कोठरी खोजनी थी जहां भैरवी का अधूरा शरीर था। लेकिन उसे नहीं पता था, उस रात जंगल में वह अकेला नहीं था। दोस्तों, अगर आपको सबसे खौफनाक गलती जैसे दिल दहला देने वाली कहानी पसंद आई हो, तो अपने पसंदीदा हॉरर चैनल घोस्ट डायरी को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी आप जानते ही हैं और भी खतरनाक होने वाली है। मिलते हैं अगले डरावने किस्से में। तब तक अंधेरे से दूर रहिए, या फिर कहीं अंधेरा पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।